नमस्कार साथियों, कैरियर पॉइंट डीएलएन के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों हमने जो ये सीरीज़ शुरू की हुई है, इसका पूरा उद्देश्य ये है कि आप खुद को ये परख सके कि आपकी तैयारी आने वाले एग्ज़ामों के लिए कितनी है। इसमें हमने जो अभी पहली सीरीज़ शुरू की हुई है वो भारतीय इतिहास से शुरू किया हुआ है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो यूनिट 1 यानी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से तात्पर्य है कि आप देखेंगे गुलाम वंश से लेकर और आप लोधी वंश तक इस दौरान जितने भी शासक रहे हुए हैं और उनकी जो भी क्रियाकलाप है या उनसे संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं संभावित, उन सब की एक श्रृंखला हम लेकर आपके लिए आए हुए हैं। ठीक है साथियों, आपको करना ये है कि जो भी क्वेश्चन होंगे आप उन्हें पढ़ें और अगले 10 सेकेंड में उसके आंसर आप सबमिट करें और फिर मैं आपको उसका उत्तर बताऊंगा। और इस तरीके से हमारी एक बेहतर जो ये प्रक्रिया है आपको तैयारी कराने का, ये सफल हो सकता है। ठीक है साथियों, तो आज का ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, गजनी का वो प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? आपके ऑप्शन है सुबुक्तगीन, दूसरा ऑप्शन है महमूद गजनवी, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद गोरी और चौथा ऑप्शन है अलप्तगीन। एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से सुन ले। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? बताएं आप लोग अपना आंसर। देखिए साथियों, इसका जो आंसर है वो है महमूद गजनवी। आप समझ पाएंगे कि मध्यकालीन भारत इतिहास में खलीफाओं का एक महत्वपूर्ण रोल रहा हुआ है। वो जिनको परमिशन देते थे उन्हें ही एक वास्तविक शासक या सुल्तान माना जाता था। तो ऐसे कई शासक मिलेंगे जो खलीफाओं से परमिशन नहीं लिए हैं इस दिल्ली सल्तनत के कई शासकों के दौरान भी। तो इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है महमूद गजनवी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो ऑप्शन है पहला किताब उल खिराज, दूसरा ऑप्शन है किताब उल हिंद और जो तीसरा विकल्प है वो है किताब उल रहला और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। देख सकते हैं आप ये चार ऑप्शन, आप सभी अपना आंसर बताएं। देखिए साथियों, जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन जो है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद अगर आप देखेंगे तो ये जब आप देखेंगे कि जो महमूद गजनवी के साथ जो ये विद्वान आप देखेंगे जो अल बरूनी है, वो जब भारत आया तो उसने भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें अपनी इस पुस्तक में लिखी और जहाँ से यानी इस पुस्तक से आप भारत के इतिहास के बारे में तत्कालीन जो उस समय की जो भी परिस्थितियाँ थी उसकी जानकारी हमें मिलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? उर्दू, फारसी, हिंदी और अरबी। सोच समझ कर इसका आंसर करें। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? देखिए, एक दिल्ली सल्तनत में भी ये क्वेश्चन पूछता है और एक बार एक मुगल सल्तनत में भी पूछता है। तो फिलहाल हम दिल्ली सल्तनत को देख रहे हैं और यहाँ जो उनकी दरबारी भाषा थी वो थी फारसी। ये ध्यान रखेंगे, फारसी। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है फिरोज़ तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी। बताएं इसका आंसर आप लोग। देखिए, आंसर के साथ साथ आप लोग क्वेश्चन का नंबर भी ज़रूर लिखा करें, इससे ये पता चलेगा कि हाँ आप आंसर सही बता रहे हैं या नहीं। देखिए, जो चौथा क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है सिकंदर लोदी। जो ऑप्शन है आपका डी। जो सिकंदर लोदी था उसने 1504 ईस्वी में आप देखेंगे कि उसने आगरा नगर की स्थापना की और आगे चलकर जब मुग़ल काल आता है तो आगरा को बहुत कई वर्षों तक मुग़लों ने अपनी राजधानी भी बनाई हुई थी। ठीक है साथियों, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन,
जो पांचवा प्रश्न है वो ये है, निम्न में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुई थी। ऑप्शन ए है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है फिरोज शाह तुगलक और डी है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, आप इसका आंसर बता सकते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे। हाँ, चार ऑप्शन जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक एंड गयासुद्दीन तुगलक। हाँ साथियों, देखिए इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश है, आप देखेंगे जो पहला वंश गुलाम वंश है, उसका जो पहला जो शासक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही है, जो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक उसने शासन किया था। और अपने 4 वर्षों के कार्यकाल के दौरान ही आप देखेंगे कि अंत समय में जब वो पोलो खेल रहा होता है तो घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपरों में पूछता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन जो है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। आपके ऑप्शन है ए मोरक्को, बी ऑप्शन है फारस, सी ऑप्शन है तुर्की और डी ऑप्शन है मध्य एशिया। सभी लोग अपना आंसर क्वेश्चन के साथ बताएं। हाँ जी, देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है मोरक्को, ये मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। और आप देखेंगे कि ये 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल चल रहा था, तो उस दौरान इसने भारत की यात्रा की थी और यहाँ आया। तो उसकी एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है रेहला। रेहला इब्न बतूता की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और वो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाकी जो भी शासक थे उसके समकालीन, उनके बारे में उसने जानकारी दी हुई है। तो बढ़ते हैं फिर हम अगली क्वेश्चन की तरफ, जो 7वां क्वेश्चन है आज का। ये देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध सीकन यानी मूर्ति भंजक कहता था। आपके ऑप्शन है महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से इस क्वेश्चन को करें आप लोग। मूर्ति भंजक समझा करिए। हमने क्या किया कि इसमें पूरे क्वेश्चन को मिक्स कर दिया आगे पीछे, कि इससे आपको ये ना लगे कि हाँ ये सीरीज किसकी है। देखिए जो इस क्वेश्चन है, जो 7वां क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। जो ऑप्शन ए है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी को ही मूर्ति भंजक भी कहा गया, क्योंकि इस दौरान जब उसने भारत पे कई बार आक्रमण किए हैं, जैसा कि आपको पता है, उस दौरान उसने कई मंदिरों को भी तोड़ा है और मूर्तियों को भी, तो इसके चलते उसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन, किसने इक्तदारी प्रथा को चलाया था। दिल्ली सल्तनत के दौरान किसने इक्तदारी सिस्टम को चलाया था। आपके ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन है इल्तुतमिश और डी ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन। बताएं इसका आंसर आप लोग। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका, जो 8th नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर है सी यानी इल्तुतमिश। ठीक है, आप इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा समझ लें। आप देखेंगे कि जो इल्तुतमिश है, ये जब शासक बनता है तो इसने एक नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, इक्तदारी सिस्टम। इसके तहत उसने क्या किया कि जो भी वो सेना रखता था तो उनको वेतन देने के बदले वो कुछ भूमि उनको दे देता था, जिसे इक्ता कहा जाता था, और उसी भूमि के खर्च से वो अपना खर्च वहन करते थे। तो इक्तदारी सिस्टम को जो इंट्रोड्यूस किया था वो इल्तुतमिश ने ही किया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो 9वां क्वेश्चन है आज का वो देखिए। हाँ, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया था। रिपीट करता हूँ, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था। आपके ऑप्शन है रजिया सुल्तान, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है इल्तुतमिश और डी ऑप्शन है बलबन।
बताएं इसे। देखिए इस क्वेश्चन के अगर आंसर को आप देखेंगे तो जो 4 विकल्प दिए हुए हैं इसमें 2 लोगों के नाम कुतुब मीनार से संबंधित हैं। एक है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक और जो दूसरा नाम है वो इल्तुतमिश। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था, और पूरा किया था ये रहा आपका ऑप्शन सी, यानी इल्तुतमिश ने। देखिए इसमें है क्या कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था तो उसके गुरु थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उन्हीं की याद में उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया। लेकिन अभी उसने एक ही मंजिल बनवाई थी, तब भी अचानक देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो उसके कार्य को बनाने को पूरा करने का जो कार्य वो अगले शासक इल्तुतमिश ने किया। लेकिन आगे चल के आप देखेंगे कि एक बार आकाशीय बिजली गिरने से उसका एक जो तल है वो फिर से गिर जाता है। तो फाइनली उसको कंप्लीट कराया था, वो था फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि कभी भी कुतुब मीनार के निर्माण कार्य से पूछे तो उनमें 3 शासकों का रोल दिखता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। ये 3 लोगों का नाम कुतुब मीनार से संबंधित है। लेकिन बहरहाल जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से जो आपका आंसर है वो है सी, इल्तुतमिश। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन देखें इसे। राजशेखर एवं जीन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया था? राजशेखर एवं जीन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। बताएं आप सभी। ठीक है, देखिए इसको, जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसमें जो जैन विद्वान, ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी दिल्ली सल्तनत में जैन विद्वानों का जिक्र होगा या किसी विद्वानों का जिक्र होगा जिनको संरक्षण की बात होगी, उसमें आपका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक चूँकि खुद एक विद्वान था और वो विद्वानों को संरक्षण भी देता था। तो ये ध्यान रखिएगा, चाहे जैन विद्वान हो चाहे अलग किसी भी धर्म के जो विद्वान थे उनको संरक्षण देने का कार्य मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और ये सबसे उस समय का यानी दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक भी इसे ही कहा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसलिए जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो होगा आपका सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, किस सुल्तान ने हासिल ए सर्ब या हक ए सर्ब जिसे सिंचाई कर नामक एक नया कर इंट्रोड्यूस किया या लगाया? आपके ऑप्शन है फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और डी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। हक ए सर्व यानी सिंचाई कर नामक नया कर किसने लगाया था? सिंचाई से संबंधित है। आप विकल्पों पे विचार करेंगे तो जरूर आपको इसका उत्तर पता चलेगा। बताएं आप सभी, 10 सेकेंड का टाइम लें। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है साथियों, ये फिरोज शाह तुगलक। आप देखेंगे कि जो तुगलक वंश है उसमें जो भी शासक आएंगे, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ये सब शासक जो है ये सिंचाई नहरों के विकास से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये जो फिरोज शाह तुगलक था इसने एक नया इंट्रोड्यूस किया था कर जिसका नाम था हक ए सर्ब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और एक टैक्स है जिसे आप ध्यान रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक। फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? जो कि आज भी प्रचलन में ये है, सिकंदरी गज जिसे आप कहते हैं। ये किस शासक ने शुरू किया था? आपका ऑप्शन है सिकंदर लोदी, बी ऑप्शन है सिकंदर शाह सूर, सी ऑप्शन है सिकंदर महान और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताएं आप सभी।
देखिए साथियों, ये जो क्वेश्चन है 12 नंबर, ये सबसे महत्वपूर्ण शासक था एक लोदी वंश का, जिसका नाम है सिकंदर लोदी। यानी आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने ही भूमि की पैमाइश यानी जो भूमि होती थी उस समय, उसको मापने के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। और आप देखेंगे कि इसके बाद आगे चल के कई ऐसे शासक यानी मुगल काल के भी जो शासक है वो भी इस पैमाने का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अकबर के समय भी देखेंगे तो गज ए सिकंदरी का उसने भी प्रयोग किया हुआ है। शेर शाह सूरी उसने भी इसका प्रयोग किया हुआ है। तो लेकिन शुरुआत किसने की? तो सिकंदर लोदी ने की है, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, लोदी वंश। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 13वां क्वेश्चन। हाँ देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है अकबर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप विकल्पों पर विचार करें और अपने अपने आंसर सबमिट करें। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका है ए, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बारे में ये कहा जाता था कि उसके कुछ ऐसे भी कार्य थे जो उसके बारे में कंट्राडिक्ट होते थे, यानी विरोधाभास कहा जाता था। एक तरफ कहा गया कि उसने कई आक्रमण भी किए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करना चाहा, लेकिन दूसरी तरफ उसके सिक्कों पे देखेंगे तो उसके सिक्के के जो दो साइड होते थे, तो एक साइड उसमें देवी लक्ष्मी की आकृति मिली हुई और दूसरे साइड में उसने अरबी भाषा में कलमा भी लिखवाया हुआ था। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिक्कों पे एक तरफ अरबी भाषा में कलमा लिखा हुआ और दूसरे साइड में लक्ष्मी की आकृति, देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई, किस शासक है? तो आप कहेंगे मोहम्मद गौरी। ठीक है, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, ये आंसर नहीं है, तो इसे आप याद रखेंगे, मोहम्मद गौरी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, इसे भी बड़े ध्यान से आप देखेंगे। दिल्ली स्थित सिरी किला, सिरी फोर्ट जिसे कहा जाता है, चाहे 1000 सतून राजमहल, 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बलबन, दूसरा ऑप्शन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, सी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। बताएं आप सभी। देखिए, आज मैं जो भी क्वेश्चन लेके आया हूँ इससे ये होगा कि अब आगे जो भी मैं टेस्ट सीरीज करने वाला हूँ आपको मैं पहले ही बता दूंगा कि आप उसकी तैयारी करके रखें। आप जितना बेहतर उसके फैक्चुअल और कॉन्सेप्ट दोनों को पढ़े रहेंगे तो इस प्रश्न को हल करने में आपको काफ़ी आसानी होगी और आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर आपको मदद मिलेगी दोस्तों। ठीक है, देखिए ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है, ये सिरी का किला या 1000 खंभों वाला जो राजमहल है, इसका जो निर्माण था वो किया था आपका ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है और इसे आप याद कर लेंगे, क्योंकि देखिए कुछ निर्माण कार्य हैं, तो निर्माण कार्य को हम एक दिन अलग से एक वीडियो लेके कुछ क्वेश्चन के साथ आएंगे, तो निर्माण संबंधी सभी प्रश्नों को हम एक जगह इकट्ठे याद कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा ट्रेंड करते हैं। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का, वह है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका आंसर हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, बी ऑप्शन है फिरोज तुगलक, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और डी ऑप्शन है बलबन। आज इन्हीं राजाओं के इर्द गिर्द सभी क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा ध्यान से इसे करें आप। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 15 है, तो 15 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी ये गयासुद्दीन तुगलक, जिसे GST भी कहा जाता था। तो ध्यान रखेंगे कि आप देखेंगे इसमें
जो तुगलक काल है, तुगलक काल में 3 महत्वपूर्ण राजा, जो संस्थापक जीएसटी यानी गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जिसे एमबीटी कहा जाता था, और तीसरा फिरोज शाह तुगलक एफएसटी। ये तीनों राजाओं के क्रम में आप देखेंगे तो सिंचाई, नहर, इन व्यवस्थाओं से काफ़ी इनका जुड़ाव रहा है। गयासुद्दीन तुगलक ने पहले नहर का निर्माण कराया भारत में, जबकि फिरोज शाह तुगलक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराया और उनका सौंदर्यीकरण कराया। तो इन दोनों बातों को आप ध्यान रखेंगे। पहले निर्माण किसने कराया तो कहेंगे गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन सर्वाधिक किसने निर्माण कराया तो कहेंगे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? किसका नाम जौना खां था? आपके ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, और डी ऑप्शन है बलबन। अपने अपने आंसर बताएं आप लोग। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आपके क्वेश्चन जो 16 है, इसका आंसर है आपका बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखेंगे, ये तुगलक वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, और ये गयासुद्दीन तुगलक का ही बेटा था, जिसका पहले राजा बनने से पूर्व इसका नाम क्या था? जौना खां। जो जौना खां नाम था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन रहा हुआ है वह 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक आप देखेंगे। इस दौरान मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी चर्चा में रहा, और इसके कई ऐसे कार्य हैं जो इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, खासतौर से इसके अपने प्रयोग। ठीक है, जिसके चलते इसे इतिहास में पागल भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है 17। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है? यानी किस शासक ने यह स्टेटमेंट दिया हुआ था? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज तुगलक। ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि नहीं ये स्टेटमेंट किसका हो सकता है। और इसमें उसने अपनी परिस्थिति बताई और इसी अकॉर्डिंग उसने कुछ निर्णय भी लिए थे। बताइए इसका आंसर आप लोग। एक बार दोबारा सुन लेंगे क्वेश्चन को। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है? देखिए दोस्तों, ठीक है, आप सबने अपना अपना आंसर दिया है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी। ये भी जो क्वेश्चन था ये मोहम्मद बिन तुगलक से ही संबंधित है। देखिए, इंपॉर्टेंट शासक है तो इसके क्वेश्चन इससे आएंगे ही। मोहम्मद बिन तुगलक आप देखेंगे कि इसने एक परिवर्तन किया था, राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद, जो आपने नाम सुना होगा। तो उसने किया क्या कि कहता था कि मैंने जो राजधानी को परिवर्तन किया है तो मैं ऐसे जगह राजधानी रखना चाहता हूँ कि जो सेंटर में रहे, जहाँ से मैं भारत के चारों तरफ अपनी पकड़ मजबूत रख सकता हूँ। उसका मानना था कि अगर मैं दिल्ली एक साइड में रहता हूँ तो फिर साउथ साइड से अगर कोई अटैक होता है तो उसको मैं संभाल नहीं पाऊँगा। तो कहीं भी, क्योंकि इसके समय विद्रोह भी बहुत सारे हुए हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, तो इसीलिए इसने राजधानी परिवर्तन भी किया हुआ था। और ये जो स्टेटमेंट है उसी कॉन्टेक्स्ट में है कि मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, क्योंकि चारों तरफ उसके खिलाफ जो आंदोलन होने लगते थे या उसके खिलाफ बगावत होने लगती थी, और कभी भी एक जगह कंट्रोल करता था तो दूसरी जगह उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता था। इसीलिए उसने राजधानी को परिवर्तन भी किया था। हालांकि उसका यह निर्णय भी उसे वापस लेना पड़ा था उस समय के कुछ कारणों के चलते, जो कि आप पढ़े होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? स्थायी सेना किसने रखी थी? ठीक है, ऑप्शन है आपके इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक।
बताएं इसका आंसर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका, इसका जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी। तो आपको मालूम होगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने अपने आप को दूसरा सिकंदर भी कहा हुआ था, और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, और वो चाहता था कि मैं अपने साम्राज्य का विस्तार सिकंदर की तरह ही हर जगह कर सकूं। और इसके लिए उसने सबसे पहला जो निर्णय लिया, उसने कहा कि हम एक स्थायी सेना को बनाएंगे। और स्थायी सेना को बनाने के लिए आप देखेंगे उसने बाजार नियंत्रण की पद्धति और भी कई सारे ऐसे परिवर्तन, कई सारे ऐसे टैक्स उसने लगाए कि अपनी वो सेना को मेंटेन कर सके। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, स्थायी सेना से संबंधित कभी भी आपसे पूछे तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान है वो है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। ऑप्शन है आपके इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी, शम्स ए सिराज अफीफ, और डी ऑप्शन है सिकंदर लोदी। ठीक है, आप बताएं इसका आंसर। ये कई बार क्वेश्चन आप देखेंगे पेपरों में, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। जो सिकंदर लोदी था उसने अपनी जो भी रचनाएं की है, तो जो रचनाएं उसने की है, तो कहा जाता है कि उसने अपने को एक अलग उपनाम से रखा था जिसका नाम था गुलरुखी। इसी उपनाम से वो अपनी जो भी रचनाएं या कविताएं लिखता था वो इसी नाम से वो लिखता था। तो इसका आंसर है सिकंदर लोदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस पर थोड़ा विचार करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट पता होगा तभी इसका आप आंसर कर पाएंगे। ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है। ध्यान रखना है, इसमें 4 ऑप्शन है, उसमें एक कोई गलत है, असत्य, उसको आपको पिक करना है। तो ध्यान से सुनेंगे इसके विकल्पों को। पहला विकल्प है, इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। ये पहला विकल्प है। दूसरा ऑप्शन है, 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। फिर तीसरा जो ऑप्शन है आपका वो है, उसने हबसी सरदार मलिक याकूत को नायब ममलिकत के पद पर नियुक्त किया। और जो डी ऑप्शन है, रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। ये आपके 4 ऑप्शन हैं और इन्हीं में से आपको आंसर करने हैं। आप देख सकते हैं इन चारों ऑप्शन को। निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देखेंगे तो इसमें पहले चलिए आप चारों पे विचार कर लेते हैं। इल्तुतमिश ने अपने, उसके जो पुत्र थे वो अयोग्य थे, तो उसने अपने मृत्यु से पूर्व ही उसने कहा था कि जो रजिया है, जो उसकी एकमात्र पुत्री है, उसे ही दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बिठाया जाए। तो चूंकि उसके पुत्र अयोग्य थे तो उसने मनोनीत कर दिया था जाने से पहले ही। तो पहला विकल्प तो आपका सही है। जो दूसरा विकल्प है, जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो उस समय अमीर वर्ग था, जो उस समय राजा को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखते थे, जो अमीरों की एक टीम होती थी, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि कोई महिला दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे। लेकिन अयोग्य शासक था और दिल्ली की जो जनता थी उसने यह अपील की कि नहीं, रजिया को ही शासक बनाया जाए क्योंकि ये योग्य थी। तो उनका सक्रिय सहयोग रहा है। फिर सी ऑप्शन देखेंगे,
उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को एक मुख्य पद पर नियुक्त किया था जो नायब ममलिकात कहलाता है। ये बात सही है क्योंकि यही उसके पतन का कारण भी बना है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये हबशी सरदार जो मलिक याकूत है, ये बात भी पूरी तरीके से सत्य है। उसने उसको एक महत्वपूर्ण पद पे दिया जिसके चलते अमीर वर्ग ने इसका विरोध किया था। और जो डी ऑप्शन है ये असत्य है। समझिए क्यों। देखिए, रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की। बिल्कुल नहीं, उसने उनको सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसको भी पता था कि यही वो तबका है जो मेरा विरोध करता है, और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। नहीं, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही क्या है, गलत है। ठीक है दोस्तों, तो डी ऑप्शन आपका क्या है, असत्य है, क्योंकि ऐसा रजिया ने नहीं किया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। तो 20 का जो आंसर होगा वो होगा डी। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है। यहाँ से थोड़े क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव हो रहे हैं तो आप इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में आपको गलत इसमें से छांटना है। देखिए, पहला विकल्प है बलबन ने यानी उसने चालीसा दल चहलगामी से संबंधित सामंतों का दमन किया। बी ऑप्शन है कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। सी विकल्प है उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। और जो डी ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। बताएं आप सभी अपना अपना आंसर। अगर आपको दिल्ली सल्तनत के हर एक टॉपिक की समझ बहुत अच्छे से होगी तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे एग्ज़ामों में भी, ये ध्यान रखेंगे आप। इसलिए हमारा प्रयास है कि हम आपको ऐसे क्वेश्चन से भी आपके सामने लाएं जो परीक्षाओं में अक्सर कन्फ्यूज़न करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है 21 नंबर, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन, पूछा ना कौन सा गलत है, तो ये ऑप्शन होगा आपका डी, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। देखते हैं कैसे, विचार कर लेते हैं इन विकल्पों पे। देखिए, जो 21 नंबर क्वेश्चन है इसमें जो बलबन के बारे में जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो पहला स्टेटमेंट है उसने चालीसा दल से संबंधित सामंतों का दमन किया। ये बिल्कुल उसने जो 40 गुलामों की टीम थी उसको पहले समाप्त किया। क्यों? क्योंकि खुद वो उस दल का सदस्य रहा हुआ है जिसकी स्थापना किसने की थी, इल्तुतमिश ने। तो कहा कि ये जब भी रहेंगे तो हमें आगे शासक बनने में या आगे कोई ना कोई परेशानी जरूर खड़ा करेंगे। तो उसने पहले इस 40 दल की टीम को क्या किया, समाप्त कर दिया। फिर जो दूसरा, उसने अपने आप को जब शासक बनाया तो उसने कहा जाता है कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी यानी लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, जिसके तहत उसने शासक का ओहदा बहुत ही ऊंचा कर दिया जो आम लोग और मंत्रियों से काफ़ी अलग नजर आए। तो कानून व्यवस्था की बहाली के लिए उसने ये नीति अपनाई। तो ये भी ऑप्शन सही है। जो सी ऑप्शन है उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। ये बिल्कुल सही बात है। उसने अपनी मिलिट्री सिस्टम को बढ़ाने के लिए दीवान ए अर्ज नामक एक डिपार्टमेंट की स्थापना की थी बलबन ने। तो चूंकि तीनों ये कथन सही हैं तो इसलिए इसमें कोई असत्य नहीं, तो डी ऑप्शन भी कह देंगे कि इनमें से कोई नहीं, यही ठीक है। तो कौन सा असत्य, इसमें तीनों में से कोई असत्य नहीं, तो ठीक है, इसमें से डी ही आपका होगा विकल्प। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। हाँ देखिए ये क्वेश्चन, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है। ध्यान देंगे इसमें आप, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है। पहला है आपका गुलाम वंश, दूसरा खिलजी, तीसरा लोदी, चौथा सैयद और पांचवा तुगलक। इसको आप अरेंज करें, कौन पहले होगा कौन बाद में होगा। विकल्प आपके पास ये 4 दिए हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। ABCD ऑप्शन आप देख सकते हैं और आप बताएं अपना अपना आंसर। देखिए साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका विकल्प बी, दूसरा। इसमें है क्या देख सकते हैं, इसमें पहले जो आते हैं वो गुलाम वंश आते हैं। गुलाम वंश का मतलब 1 नंबर हो जाएगा पहले। गुलाम वंश के बाद जो आता है वो आता है खिलजी वंश, वो है आपका दूसरा। खिलजी वंश के बाद अगर आप देखेंगे तो वो आता है तुगलक वंश यानी 5वां। और तुगलक के बाद आते हैं सैयद यानी वो है आपके कौन से, चौथा नंबर।
और सैयद के बाद कौन आते हैं, लोदी। तो यानी 1 2 5 4 3 ये क्रम हुआ। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हुआ, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ये कई बार ये क्रम परीक्षाओं में पूछा हुआ है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हाँ यहाँ पे ये क्वेश्चन जो 23 नंबर इसमें है, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है। यानी आपको क्रम से लगाना है कि कौन सा शासक पहले है और कौन सा शासक बाद में है। विकल्प है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, आराम शाह। कौन पहले था और कौन बाद में था, इस क्रम को अरेंज करें और बताएं कि कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प आपके ये है, देख सकते हैं। देखिए साथियों, इसका भी जो आंसर होगा वो है आपका विकल्प बी, यानी दूसरा ऑप्शन। ये जो बी नंबर है यही इसका भी उत्तर है। आप देखेंगे कि सबसे पहले जो शासक आता है वो आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी नंबर 1 हो गया। ऐबक के बाद आप देखेंगे तो ऐबक के बाद इल्तुतमिश को नहीं बनाया गया था शासक, क्योंकि इल्तुतमिश उसका दामाद है। उसके पहले ऐबक का जो पुत्र था जिसका नाम था आराम शाह, यानी नंबर 4 आराम शाह शासक बनता है। और उसके जैसा नाम वैसा है उसको काम, इसलिए उसको बहुत जल्दी ही हटा दिया गया और फिर शासक बनाया जाता है किसे, इल्तुतमिश को, जो कि बदायूं का गवर्नर था, और उसे फिर से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बिठाया गया। और फिर इल्तुतमिश के बाद अगर जो ये क्रम दिया है इस हिसाब से इल्तुतमिश के बाद फिर किसको बना दिया गया, रजिया सुल्तान को। इसके बाद बीच में देखेंगे आप रुकनुद्दीन फिरोज़ नाम भी आएगा, लेकिन वो अयोग्य था, तो किसको बना दिया गया, रजिया सुल्तान को। इसलिए आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1 4 2 3। ठीक है, बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। हाँ देखिए, यहाँ से थोड़ा सा ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, तो पहले ध्यान से सुन लेंगे, उसके बाद विकल्पों की तरफ आएंगे। अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला है, वे सूफी संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। दूसरा विकल्प है, वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। तीसरा, उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरी के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। और जो चौथा है वो है, उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। ये तो 4 स्टेटमेंट है जिसमें आपको बताने कौन सही है और कौन गलत है। तो कौन कौन से इन चारों में सही है उसके लिए विकल्प ये रहा। पहला कि ये चारों स्टेटमेंट सही है। दूसरा कि पहला और चौथा विकल्प। सी ऑप्शन है 1 2 एवं 4 और डी ऑप्शन है 2 3 एवं 4। देख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर आप लोग करें। ये रहा क्वेश्चन आप लोग के लिए, बताएं। अमीर खुसरो बहुत ही एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण व्यक्ति आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत के दौरान है, क्योंकि उनके कई ऐसे कार्य हैं, कई उनके आविष्कार हैं और कई लोगों के दरबारी रहे हुए, इससे इनसे कई क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है 1 2 3 4, ये चारों के चारों जो विकल्प हैं वो सही हैं। देखिए कैसे, आप देखेंगे कि जो अमीर खुसरो है वो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे ही, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के दरबारी कवि भी थे। इन्होंने कई शासकों का दरबार देखा हुआ था जिसमें फिरोज़ खिलजी भी शामिल हैं। तीसरा, उन्होंने वाद्य यंत्र, आप ध्यान रखेंगे सितार का आविष्कारक अमीर खुसरो को ही माना जाता है। और ये जो सितार है वो 2 वाद्य यंत्रों का मिश्रण है, एक वीणा और दूसरा है तंबूरी। इन दोनों के मिश्रण से सितार का आविष्कार हुआ जिसको अमीर खुसरो ने किया था। और चौथा, एक ख्याली गायकी का जो आविष्कार है वो भी किसने किया था, अमीर खुसरो ने ही किया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। किसने कहा था, मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। आपके विकल्प हैं अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन और इल्तुतमिश। विचार करें आप इस प्रश्न पे।
क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। 25 नंबर, किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। ऐसी बात किसने कही थी? आप विकल्प पे विचार करके बताएं। देखिए साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए मतलब अलाउद्दीन खिलजी। आइए आप विचार करते हैं इस प्रश्न पे। अलाउद्दीन जो खिलजी, देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है कि उसने इस्लाम के लिए कहा जाता है कि उसने नए धर्म का ही प्रचलन कर दिया था, और उसने हमेशा राजनीति और धर्म दोनों को अलग रखा है। ध्यान रखेंगे, वो राजनीति और धर्म दोनों को अलग अलग रखता था। जैसे बाकी राजा कहते थे कि राजनीति धर्म से अलग नहीं हो सकती, लेकिन ये एक ऐसा शासक था जिसने कहा था राजनीति अपनी जगह पे है और धर्म अपनी जगह पे है, दोनों में कभी भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए उसने कहा था कि जो राज्य के लिए हितकर है मैं वही आदेश देता हूँ, मैं यह बिल्कुल नहीं जानता कि शरीयत इसकी इजाज़त देता है या फिर नहीं देता है। तो राज्य अगर उसने प्राथमिकता रखी तो राज्य के हिसाब से उसके निर्णय होने चाहिए। तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन, हाँ देखें इसे। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। इसमें दिया है कि ये 4 मुद्राएं हैं और इन चारों मुद्राओं में से आपको बताना है कि कौन सी 2 प्रमुख मुद्राएं हैं जो दिल्ली सल्तनत की हैं। पहला है दाम, दूसरा है जीतल, तीसरा है रुपया और चौथा है टंका। और विकल्प हैं आपके ये ABCD, देख सकते हैं इसमें, और आप बताएं कौन सा आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो होगा, देखिए दाम उस समय चर्चित नहीं था, रुपया भी नहीं था, तो आपको पता होना चाहिए एक टंका था और एक जीतल। ठीक, एक चांदी का और एक तांबे का जो था, तो टंका और जीतल यानी दूसरा और चौथा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प डी विकल्प जो है आपका सही होगा, जिसमें दूसरा और चौथा होगा, क्योंकि टंका और जीतल ये 2 मुद्राएं थी जो उस समय चर्चित थी। और आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के समय में ये दोनों मुद्राएं प्रचलन में आई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे और इस वीडियो का आप 1 से 2 बार और देख लेंगे किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले, तो आपको रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ लेते कथन और कारण को। कथन ये है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, और उसका कारण है कि वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। देखिए कथन ए है और रीज़न जो कारण है वो ये रहा, कारण दिया हुआ। अब आपको विकल्प ये है बताना कि ए विकल्प ये है कि ए और आर दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। और जो बी है वो ये है, ए और बी दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। और जो सी विकल्प है, ए सही है किंतु आर गलत है, और डी है ए गलत है किंतु आर सही है। प्रश्न ये रहा आपका, आप लोग खुद देखकर इस पर विचार करें, फिर मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है, क्योंकि उसने दक्षिण का जो अभियान धन प्राप्ति के लिए किया था, तो फिर कारण दे रहा है कि राज्यों के कब्जे में करना चाहता है। राज्यों को कब्जे में करना होता तो फिर उसका अभियान धन प्राप्ति के लिए नहीं बनाया होता। तो यहाँ पे कथन सही और कारण क्या है, गलत है, इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी किसकी? क्वेश्चन नंबर 28 जो है, तो बलबन ने जो भव्य उपाधि धारण की थी उसका आंसर है आपका सी, जिल्ले इलाही की। उसने अपने आप को नियबते खुदाई और जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की परछाई खुद को कहा था उसने।
और बलबन ने जो रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, आपको ध्यान होगा वही शासक है। तो उसने तूतीय हिंद ये नहीं, कैसर ए हिंद नहीं, दीन ए इलाही नहीं, क्योंकि ये तीनों अलग अलग लोगों के लिए है। कैसर ए हिंद गांधी जी का जिक्र है, तूतीय हिंद देखेंगे अमीर खुसरो का, दीन ए इलाही अकबर से संबंधित, और जिल्ले इलाही किससे है, बलबन से। ये क्वेश्चन नंबर 28 था आपका। अब क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगामी का गठन किया था? जो 29 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं पहले जिक्र भी कर चुका हूँ, तो आप जल्दी से इसका आंसर बताएं। देखिए, जो 40 दल का गठन किया था वो किया था इल्तुतमिश ने, जिसको आगे चल के बलबन ने क्या किया था, समाप्त किया था। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, इल्तुतमिश। ठीक है साथियों, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसमें लिखा है कि किस राजदार दरबार में सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोस कर शीश नवाना यानी पाबोस यानी पैरों को चूमना का परिपाटी किसने चलाया था, इसका प्रचलन किसने किया था? तो आपको बताना इसका आंसर। बताएं कौन सा शासक था जिसने सिजदा एवं पाबोस की घटना को शुरू किया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप देखते होंगे बहुत ट्रेंड क्वेश्चन है ये। हाँ, जिसका आंसर है बी ऑप्शन, बलबन। बलबन जो था उसने सिजदा एवं पायबूस की, मैंने कहा ना कि अपने आप को अफरासियाब वंश का मानता था और जो भी वहाँ की प्रथाएं थी उसको चलाना चाहता था जिससे उसको लोग निम्न कुल का न समझें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आज का हमारा जो मध्यकालीन भारत इतिहास से संबंधित जो टॉपिक था उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर ही हमारा सेगमेंट पसंद आया होगा। एनालिसिस से बहुत सारी जानकारी भी आप लोगों को मिल गई होगी। तो आप लोग इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो और सही लग रहा हो तो आप हमारे चैनल करियर पॉइंट DLN को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और फिर नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, चलते हैं।